और कुछ खबर में आया है कि अदानी एंटरप्राइज जो है वो निफ्टी 50 में इट विल रिप्लेस श्री सीमेंट, और ये होगा 30 सितंबर से। तो इसके बारे में एक एनालिसिस करते हैं। तो मैं तपिश जी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो इंक्लूजन है, ये इनका सिलेक्शन कैसे होता है, वो क्राइटेरिया? भैया जी, देखिए जितने भी मेजर इंडेक्स हैं ओवर द ग्लोब, उनको मैनेज करने के लिए कंपनीज होती हैं। लाइक अपन ने मैक्सिमम इंडेक्स के पहले कुछ नाम देखा है, लाइक S&P देखा है, CNX देखा है। तो S&P इस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एंड पुअर, क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडेक्स जी। मैनेज करती है। निफ्टी में भी आप पहले देखो तो पहले S&P निफ्टी हुआ करता था, फिर हमने CNX हुँ, निफ्टी देखा, अभी हम निफ्टी 50 के नाम से मेजर हमारा जो हुँ, NSE का इंडाइसेस है, बेंचमार्क इंडाइसेस है, इसे जानते हैं। तो पहले इसको S&P मैनेज करता था, तो इसे हम S&P निफ्टी बोलते थे। फिर क्रिसिल मैनेज करने लगा, क्रिसिल और NSE की एक सब्सिडी कंपनी थी, दोनों के जॉइंट वेंचर पे वो मैनेज करती थी, तब हम इसे CNX देखते थे। अभी इसे NSE की होल सब्सिडी कंपनी निफ्टी NSE स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन मैनेज करता है, जिसका एक डिवीजन है NSE इंडाइसेस का, वो प्रॉपरली इसको मैनेज कर रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखो तो NSE ही जी। इसको अपने इंडाइसेस को मैनेज कर रहा है, निफ्टी 50 को। तो यहाँ पे जो डिसीजन है, हुँ, ये इसकी NSE की सब्सिडी कंपनी है, उस पर कमिटी होती है। वो कमिटी यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि किन स्टॉक्स को यहाँ पे इंटर करना है और किनको यहाँ से बाहर रखना है। यहाँ पे इनकी रिव्यू मीटिंग साल में जी। 2 बार होती है, 6-6 महीने पे। एंड जनवरी और जुलाई पे इनकी मीटिंग रखी जाती है। साथ ही अगर हम बात करें, जनवरी और जुलाई में इनकी मीटिंग रखी जाती है, और साथ ही यहाँ पे अगर कोई रिप्लेसमेंट होगा तो 31 सितंबर या फिर मतलब लास्ट डे ऑफ सितंबर और लास्ट डे ऑफ मार्च को ही रिप्लेसमेंट किए जाते हैं। जैन और जुलाई पे मीटिंग होगा, और मीटिंग के बाद पब्लिक को यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन से इंडाइस, कौन से स्टॉक्स यहाँ पे रिप्लेस किए जा रहे हैं, अगर कोई रिप्लेस किए जा रहे हैं। हुँ, अगर नहीं किए जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है 6 महीने में हो ही, बट अगर कोई रिप्लेस हो रहा है तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है। और जितने भी रिप्लेसमेंट होंगे वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन, मार्च का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उस दिन होगा, या फिर हमारा सितंबर का जो जी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उस दिन होगा। जी। सर, इनको जो सिलेक्ट किया गया है, वो कौन से बेसिस पे सिलेक्ट किया गया है, इनको इंक्लूड करने के लिए एनएससी 50 में? जी, यहाँ पे NSE ने कुछ क्राइटेरिया, मतलब NSE की जो कमेटी है, NSE इंडाइसेस की जो कमेटी है, उसने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है, जिसमें सबसे मेजर क्राइटेरिया हम देखते हैं मार्केट कैप का। मार्केट कैप आपका यहाँ पे टॉप पे होना चाहिए, बट मार्केट कैप में भी ये जी। टोटल मार्केट कैप, मतलब एग्जैक्ट एक्चुअल मार्केट कैप नहीं लेते, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप लेते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैप अगर मैं दर्शकों को बताना चाहूँ तो लाइक हम बात करें, कंपनी है 10 लाख 10 लाख CR की, लेकिन उसके मैक्सिमम शेयर्स प्रमोटर के पास है, या फिर उसके मैक्सिमम शेयर ऐसे हैं जो ट्रेड नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज उन जी। शेयर्स के बेसिस में मार्केट कैप कंसीडर करता है जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि प्रमोटर हुँ, तो अपने शेयर्स विदाउट अप्रूवल मतलब मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच नहीं सकता। ऐसे कुछ और भी रीजंस होते हैं, जैसे प्लज वगैरह हैं, तो या तो सेबी या कोर्ट के अप्रूवल के बिना उनको बेचा नहीं जा सकता है, तो उन्हें फ्री फ्लोट मार्केट कैप से बाहर कर दिया जाता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट हुँ, कैप में वही कंपनियां आती हैं जिनके ट्रेडिंग के लिए ज्यादा शेयर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके बेसिस में क्राइटेरिया देखा जाता है। और क्राइटेरिया देखने के बाद हम NSE की जो दूसरी क्राइटेरिया है वो ये है कि निफ्टी 100 के में होना चाहिए। निफ्टी 100 जो इनका इंडाइसेस है इसमें होना चाहिए, टॉप 100 कंपनीज में होना चाहिए। तो निफ्टी NSE के दो मेजर इंडाइसेस हैं, निफ्टी 50 बेस्ट 50 कंपनीज को कंसिडर करता है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो निफ्टी 50 के बाद नेक्स्ट 50 कंपनीज को कंसिडर करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो जी। निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियां हैं, क्योंकि वो टॉप 10 पे यही तो आ रही हैं, टॉप 50 आ रही है निफ्टी 50 पे, और नेक्स्ट टॉप 50 आ रही है नेक्स्ट 50 पे। तो टॉप जी। निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो कंपनियां हैं वही अपग्रेड होके निफ्टी 50 में आएंगी। देन कुछ और जी। क्राइटेरिया भी है, जैसे जिसमें सिर्फ एक और क्राइटेरिया है कि जो भी स्टॉक्स है उनका डेरिवेटिव में होना जरूरी है।
फ्यूचर इन ऑप्शंस में होना जरूरी है। काफी सारी ऐसी बड़ी कंपनियां जिनके मार्केट कैप काफी ज्यादा है, लाइक हमने डी मार्ट को देखा, LIC को देखा, वो अभी तक निफ्टी 50 में इंक्लूड नहीं की गई हैं। क्यों? क्योंकि उनके वो डेरिवेटिव में अवेलेबल नहीं है। काफी और भी मैं कुछ नाम लूंगा, जैसे अगर मैं नाम लेना चाहूँ, यहाँ पे मार्केट कैप वाइज तीन कंपनियां हैं जो अदानी इंटरप्राइजेस से ज्यादा मार्केट कैप रखती हैं। अदानी ट्रांसमिशन 4.35 लाख सीआर का मार्केट कैप है, एंड LIC इंडिया का भी 4.21 लाख सीआर का मार्केट कैप है, और अडानी टोटल गैस का भी 4.05 लाख सीआर का मार्केट कैप है। ये तीनों ही अडानी इंटरप्राइजेस से बड़ी हैं, लेकिन ये तीनों ही डेरिवेटिव में नहीं है, डेरिवेटिव्स में नहीं, इनके फ्यूचर्स ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनको निफ्टी 50 में कंसीडर नहीं किया गया और अडानी इंटरप्राइजेस को कंसीडर किया गया। साथ ही कुछ और क्राइटेरिया है, लिक्विडिटी होनी चाहिए, प्रॉपर लिक्विड होने चाहिए, इनके डेरिवेटिव्स भी लिक्विड होने चाहिए, कैश भी लिक्विड होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे बाइंग सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, मतलब कभी भी मतलब लास्ट एक साल पे कोई भी ऐसा दिन ना हुआ हो जहाँ पे वहाँ पे अच्छा वॉल्यूम क्रिएट नहीं हुआ है। तो वॉल्यूम और लिक्विडिटी पे काफी ज्यादा वेटेज दिया जाता है, साथ ही फ्री फ्लोट मार्केट कैप को भी यहाँ पे वेटेज दिया जाता है, और डेरिवेटिव में होना यहाँ पे मस्ट है। जी, तो सर ऐसे में आप एंटरप्राइजेस के बारे में क्या कहेंगे कि क्या हाइलाइट्स है? यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस का यहाँ पे अगर आप एक साल पे लास्ट 1 ईयर पे देखिए, 90% का कैपिटल एप्रिसिएशन देखा गया है अडानी इंटरप्राइजेस पे, और यहाँ पे 90% के एप्रिसिएशन के साथ ये 4 लाख सीआर की ऑलमोस्ट नियरली 4 लाख सीआर का मार्केट कैप बिल्ड करता हुआ दिख रहा है, जो कि हम अगर देखें तो काफी कम कंपनियां हैं जो इतना बड़ा मार्केट कैप क्रिएट कर पाई हैं। और अडानी ग्रुप के अडानी इंटरप्राइजेस भी अगर हम छोड़ें तो इसके बाकी कंपनीज भी, लाइक स्पेशली हम बात करें ट्रांसमिशन की, जो अडानी की मार्केट प्राइस सबसे बड़ी कंपनी है, या फिर अडानी टोटल गैस की, उन्होंने भी मोर देन 100% का लास्ट ईयर पे कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों ही कंपनीज पे देखने को मिला है। और ये अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनी होगी जो निफ्टी 50 में इंट्रोड्यूस होने वाली है आफ्टर अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट काफी लंबे टाइम से निफ्टी 50 का पार्ट है, काफी डिसेंट लिक्विडिटी भी है, एंड वो भी काफी अच्छा काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है। एज ऑफ नाउ अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन हैं गौतम अडानी, वो एज पर द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स पे 3rd रैंकिंग पे चल रहे हैं, और उनकी 3rd रैंकिंग पे पहुंचने का जो कंट्रीब्यूशन है वो अडानी ग्रुप के शेयर्स का बहुत है, क्योंकि यहाँ पे सभी कंपनी से, अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज का हम देखें तो ऑलमोस्ट 60% या 60% से ज्यादा का प्रमोटर होल्डिंग सभी कैरी करते हैं, और अगर उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं तो अडानी गौतम अडानी की वेल्थ भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे इनकी मैक्सिमम जो वेल्थ बढ़ी है इन्हीं कंपनीज के प्राइस अप्रिसिएशन के कारण बढ़ी है, एंड एज ऑफ नाउ ही इज इन टॉप 3 एशिया के पहले पर्सन है जो टॉप 3 के रैंकिंग पे पहुंचे हैं फर्स्ट टाइम। जी, तो फ्यूचर कैसा लग रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का आपके हिसाब से? हाउ डू यू सी द फ्यूचर? मैम अडानी इंटरप्राइजेस अभी जिस हिसाब से यहाँ पे जितना प्राइस का फ्लक्चुएशन है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा रैली देखने को मिले हमें कुछ सालों पे, तो एक वो वॉलेटिलिटी वाला डर जरूर बना है, क्योंकि हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स है। बट वहीं पे दूसरी तरफ देखें तो इन्होंने अभी सीमेंट्स पे भी अंबुजा और ACC को भी इनका एक्विजिशन चल रहा है, तो वो भी इनके बिजनेस को एक हेल्प करेगा। तो बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है, प्रमोटर स्टेक्स भी अच्छा है, एंड एफआई होल्डिंग भी इस कंपनी पे कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जो ओनली यहाँ पे जो रिस्क है वो वॉलेटिलिटी रिस्क ज्यादा है। अभी वॉलेटिलिटी रिस्क ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोई बड़ी मेजर रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो हमारे एनालिसिस में पैरामीटर्स होते हैं उसमें हम क्योंकि जितनी वॉलेटिलिटी होगी उतना ज्यादा रिस्क होगा, तो वॉलेटिलिटी के कारण रिस्क जरूर इसमें ज्यादा है। तो हमारे पैरामीटर्स में अभी ये कंपनी नहीं बैठ रही है, बट बिजनेस वाइज ग्रोथ वाइज कंपनी में ऐसा कुछ अभी मेजर नेगेटिव नहीं दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम वॉलेटिलिटी। जी, सेठी सर, योर क्वेश्चंस? मेरा ये जानना था, अभी समझो वही कंपनी अगर सेंसेक्स में भी है और NSE में चेंज होगी तो सेंसेक्स में भी चेंज होगी क्या?
सेंसेक्स में 30 है, एनएससी में 50 है, दोनों की अलग अलग कमेटी है। तो दोनों की कमेटी मेंबर्स अपने अलग अलग डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें कोई कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन मतलब अगर टॉप 100 में कंपनी है तो हम मान के चल रहे हैं डेरिवेटिव में होगी, मान के चल रहे हैं उसमें लिक्विडिटी डिसेंट होगा और उसका ट्रेडिंग तो हो ही रहा होगा फ्रंटलाइन लार्ज कैप कंपनी है। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसका मेन रीजन होता है वो लास्ट ईयर पे उसके प्राइस में बड़ा एप्रिसिएशन आया होगा, और बड़ा एप्रिसिएशन आने के कारण दोनों ही कमेटी के स्कैनर्स पे वो कंपनी आएगी, दोनों के क्राइटेरिया पे वो कंपनी फुलफिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर एक कंपनी एक इंडाइसेस में चेंज हो रहा है और वो बड़े मार्केट कैप के साथ चेंज हो रही है, तो वहां पे चांसेस है दूसरे इंडाइसेस में भी चेंज होने के। यहाँ पे तो कंपनी चांसेस के बहुत। हाँ जी, कंपनी के फंडामेंटल्स का कितना योगदान है इसमें इंक्लूजन में? कंपनी के फंडामेंटल्स में देखिए वैल्यूएशन बहुत हाई है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। कंपनी का बिजनेस तो है, इसमें कोई वो नहीं है। जिस हिसाब से एग्रेसिवली बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो उससे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी बढ़ रहा है। बट अभी हमारा जो पैरामीटर्स है, मतलब जो हम पैरामीटर्स पे रिकमेंडेशन करते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, जस्ट बिकॉज कि प्राइस बहुत ज्यादा रैली कर चुका है। अगर हम यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है तो थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो फंडामेंटल निफ्टी में 50 में फंडामेंटल बट प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। निफ्टी 50 में वेटेज कितना है इसका? देखिए सिटी की निफ्टी 50 की वेटेज की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी 50 में कंपनी जो एग्जिट होती है उसका जो लीस्ट वेटेज होता है वो एग्जिट होती है। श्री सीमेंट एग्जिट हो रही है, उसका सबसे कम वेटेज था 0.36%। अभी यहाँ पे वेटेज की हम बात करें तो हालांकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग काफी ज्यादा है, 64% की प्रमोटर होल्डिंग है अडानी इंटरप्राइजेस में। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप इसका कम होगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैप काफी कम होगा। अगर यहाँ पे हम एक्चुअल मार्केट कैप की बात करें आज के दिन पे 3 पॉइंट मतलब नियर टू 4 लाख का यहाँ पे एक्चुअल मार्केट कैप है, बट फ्री फ्लोट मार्केट कैप केवल 91,000 का है, काफी काफी कम है। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम होने के कारण इसका निफ्टी में वेटेज भी कम रहेगा। एंड अभी बैक फिगर तो मुझे नहीं है, बट कैलकुलेशन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 1.2 टू 1.5 के आसपास इसका वेटेज आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होगा। द ओनली रीजन इज कि प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप बहुत ज्यादा कम है। एंड फ्री फ्लोट मार्केट कैप में मैं एक और चीज आपको मतलब ऐड करना चाहूंगा कि जिन कंपनीज की प्रमोटर होल्डिंग 0 के बराबर होती है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईटीसी हो गया, इनका इंडेक्स में वेटेज ज्यादा होता है क्योंकि इनका फ्री फ्लोट ज्यादा होता है। अगर आप 5-6 साल मतलब कुछ सालों पहले की बात करें, आईटीसी इंडेक्स के हैवी वेट्स में आता था क्योंकि आईटीसी में प्रमोटर होल्डिंग नहीं थी, प्रमोटर होल्डिंग पहले भी नहीं, तो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप इवन रिलायंस और टीसीएस के टक्कर का होता था। अभी करंट सिनेरियो पे बात करें, रिलायंस टीसीएस दूसरे नंबर की कंपनी है मार्केट कैप वाइज, बट वेटेज में वो 5वें नंबर पे आती है। उससे ज्यादा वेटेज आईसीआईसीआई एचडीएफसी के होते हैं। उसका मेन रीजन है कि टीसीएस पे प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होने के कारण फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम हो जाता है। तो यहाँ पे वेटेज पे एक्चुअल मार्केट कैप से ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप कंसिडर किया जाता है। फ्री फ्लोट क्योंकि ट्रेडिंग के लिए एक्चुअल में वही अवेलेबल है। तो जो प्रॉब्लम हमने टीसीएस के साथ देखी कि प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होने के कारण फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम था, हमें यहाँ पे अडानी पे भी देखने को मिलेगी, इसलिए बहुत ज्यादा वेटेज अभी ये इंडेक्स में नहीं लाएगा। बट हाँ, श्री सीमेंट से कहीं ज्यादा है कि श्री सीमेंट का सबसे लीस्ट वेटेज था 0.36, सो उससे तो कहीं ज्यादा होगा। तो तभी जी सीधा सा सवाल ये है कि श्री सीमेंट की वर्किंग पुअर है या लिक्विडिटी कम है, किस वजह से उसको बाहर किया जा रहा है? देखिए यहाँ पे अगर हम पहले की भी चीजें देखें, जो स्टॉक्स 10,000 20,000 या उससे ज्यादा के प्राइसेस के होते हैं, वहां पे लिक्विडिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वहां पे उतने ज्यादा वॉल्यूम पे काम नहीं हो पाता है। वही प्रॉब्लम श्री सीमेंट का भी था। साथ ही उसके अलावा पिछले 1 साल पे 21% का इसमें हमने मार्केट में लॉस दिखा है, मतलब ये अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में 21% की गिरावट के साथ अभी 77,000 CR की कंपनी है। तो 2 रीजन थे। पहले तो
पास्ट ईयर पे इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उतना अच्छा परफॉर्म ना करने के कारण इसका मार्केट कैप कम हुआ। दूसरा चीज यहाँ पे इसका प्राइस बड़ा होने के कारण इस पे उतना वॉल्यूम पे काम भी नहीं होता था। तो जब भी यहाँ पे रिव्यू की बारी आती है और कभी बड़े नंबर्स वाले शेयर्स लाइक जैसे एमआरएफ हुआ करता था या फिर बॉल्स हुआ करते थे या फिर अभी हम श्री सीमेंट हुआ करते थे, इन पे जब भी 20% या 30% का कैपिटल लॉस होता है तो इनके ज्यादा चांसेस होते हैं इंडेक्स से बाहर होने के, क्योंकि इनका फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी भी कम होती है और गलती से अगर यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा हुई, फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम हुआ तो इनके बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इंडेक्स से बाहर जाने के। अभी दूसरा मेरा एक आइडिया है कि कमोडिटीज का ऐसा कोई इंडेक्स बनाने की नहीं सोची गई जिसमें कुछ कमोडिटीज को मिला के कंबाइनरी इंडेक्स बनाया जाए, जैसे स्टॉक्स का 50 है, ऐसे कमोडिटी 50 हो या कमोडिटी 20 हो, कमोडिटी 10 हो, तो उससे भी लोगों को इन्वेस्ट करना आसान हो जाता। बिल्कुल सेठी जी, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। मैं भी एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा। एनएससी डेरिवेटिव में वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडेड एक्सचेंजेस में आता है और निफ्टी 50 इज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट इन ग्लोबली। उसका मेन रीजन है निफ्टी एनएससी इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है, उसमें काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हम निफ्टी एनएससी के इंडेक्स जिस हिसाब से वो इंडेक्स पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने इंडेक्स बनाए, टाइम टू टाइम उन्हें इन्वेंट किया, वो एनएससी के वॉल्यूम को भी कर रहा है, एनएससी के ग्लोबल प्रेजेंट को भी बढ़ा रहा है और उसी के कारण एनएससी इतना ज्यादा पॉपुलर भी है। वन ऑफ द रीजन ये भी हम कंसिडर करेंगे। तो यस, हर एक एक्सचेंज, हर एक सेगमेंट पे जितने ज्यादा हमें इंडाइसेस देखने को मिलेंगे और उन इंडाइसेस में जितना ज्यादा इनोवेशन हम देख पाएंगे टाइम के साथ, उतना ज्यादा हमारे ट्रेडिंग को और ज्यादा वो होगा। यहाँ पे अगर हमें कमोडिटी के इंडेक्स मिलेंगे तो हमें हेजिंग के लिए भी प्रॉपर टूल्स मिल जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे ट्रेडिंग के लिए भी एक बेटर इंस्ट्रूमेंट हमें मिलेगा जिसमें हम ट्रेड करके ट्रेडिंग और आर्बिट्रेज की एक्टिविटी भी कर पाए और हमें मार्केट को एनालाइज करने के लिए हमें एक बेटर बेंचमार्क भी मिलेगा, जिसकी बेसिस में हम बाकी एसेट की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर कर पाए। तो यस, अगर जितने ज्यादा इंडेक्स होंगे, जितने पॉपुलर इंडेक्स होंगे, वो सबके लिए बेटर है। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी अच्छा है, एक्सचेंज के लिए भी अच्छा है और इंटरमीडिएटर्स के लिए भी अच्छा है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है कि अभी जब इंडिया एनएससी बंद होता है उस समय सिंगापुर में एनएससी में ट्रेडिंग हो रही होती है मॉर्निंग में, तो बीच में ऐसा कुछ सोच रहे थे कि या तो टाइमिंग बढ़ाया जाए या वहाँ तो रुकवा नहीं सकते, तो इसका क्या, इस स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी मार्केट को जो डोमिनेट करता है वो हमारा यूएस मार्केट ही है और हमारे क्लोज होने के बाद ही यूएस मार्केट ओपन होता है। उसका इम्पैक्ट हमारे एसजीएक्स निफ्टी पे देखने को मिलता है। एंड अगर हम टाइमिंग बढ़ाएंगे भी तो ज्यादा से ज्यादा 5 करेंगे या 7 करेंगे, 5 या 6 करेंगे। 7 बजे तक का टाइमिंग अगर बढ़ाया जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हम यूएस मार्केट की ओपनिंग को एटलीस्ट टच कर पाएंगे। बट उसमें भी चांसेस हो गए, अगर हम मार्केट बढ़ा दें तब भी हमें यूएस मार्केट की क्लोजिंग के कारण हमें गैप अप गैप डाउन तो देखने को मिलेगा, उतना तो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उसका टाइमिंग मैक्स टू मैक्स हम ये कर, एक्सचेंज के लिए मेरा सजेशन, मतलब अगर सजेशन मांगो तो कैश मार्केट ट्रेडिंग को तो नहीं बढ़ाया जाए, कैश मार्केट ट्रेडिंग इतनी रखी जाए, बट डेरिवेटिव मार्केट ट्रेडिंग को एटलीस्ट 7:30 तक हम कर सकते हैं। तो 7:30 तक होने से हमें यूएस मार्केट की ओपनिंग को हम मैच कर पाएंगे। ऑब्वियसली पूरे यूएस मार्केट को तो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे बिकॉज उतने ना एक्सचेंज की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंटरमीडिएट्स की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट 7:30 तक हम केवल डेरिवेटिव ट्रेडिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। और बंद करने की बात करें, अगर हम एसजीएक्स की ट्रेडिंग को ओवरसीज मार्केट में बंद भी कर देते हैं फिर भी यूएस मार्केट तो ओपन रहेगा, गैप अप गैप डाउन को हमें देखने को मिलेगा। तो बंद करने का कोई सोल्यूशन नहीं है, बंद करने से हमें कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रिया जी, आप पूछिए। जी, और कोई बात आप बताना चाहेंगे तपेश जी? आई थिंक हमने काफी कुछ चीजें कवर कर ली। जी बिल्कुल। तो तपेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार में जानकारी दी हमें इस विषय के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।